Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss genome annotation. Annotation को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लेबल करना किसी चीज़ को, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स देना। जैसे कोई पिक्चर है तो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना, कैप्शन देना। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीनोम असेंबली। असेंबली हम कैसे करते हैं कि हम शॉर्ट सीक्वेंसेस जो डीएनए की होती हैं उनको सीक्वेंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको मर्ज करते हैं और हमारे पास क्या बन जाती हैं? कॉन्टिग्स। अब ये जो कॉन्टिग्स होती हैं जब उनको हम मर्ज करते हैं तो सुपर कॉन्टिग्स बन जाती हैं, ठीक है। सुपर कॉन्टिग्स को मर्ज करके हम फुल जीनोम जो है उसको असेंबल कर सकते हैं। अब असेंबल जीनोम को हमने सबमिट कराना होता है डाटाबेस में, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जीनोम एनोटेशन। जीनोम एनोटेशन का क्या काम होता है कि जो जीनोम है उसके बेसिक बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है जीन प्रेडिक्शन, दूसरा हमारे पास होता है फंक्शनल असाइनमेंट। जीन प्रेडिक्शन ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ़लाँ क्रोमोसोम पे फ़लाँ जीन मौजूद है, यानी जीन प्रेडिक्शन में हम सिर्फ जीन की लोकेशन के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, जबकि फंक्शनल असाइनमेंट में क्या है कि हम उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड के लिहाज से देखें तो जब हम ह्यूमन जीनोम की एनोटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले जो है वो प्रेडिक्ट किया जाता है कि फ़लाँ क्रोमोसोम पे फ़लाँ जीन जो है वो मौजूद है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किया जाता है कि आया जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू है या नहीं। इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें जीन प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोग्राम जो है AB इनिशियो एक्सॉन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। इसमें आ जाते हैं जेन स्कैन वगैरह। अब हमने प्रेडिक्शन कर दी कि फ़लाँ क्रोमोसोम पे फ़लाँ जीन है। अब उसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट। ब्लास्ट में हम क्या करते हैं कि अपनी सीक्वेंस देते हैं और उसका मैच देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने जीन प्रेडिक्ट की, फ़लाँ सीक्वेंस फ़लाँ जीन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और उसको हम ब्लास्ट में अपलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमने जो लोकेशन प्रेडिक्ट की थी क्या वाकई ही वही लोकेशन हमारे पास ब्लास्ट सर्च से भी आ रही है कि नहीं। इसके अलावा जो प्रेडिक्टेड जीन्स होती हैं उनको फर्दर कंपेयर किया जा सकता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसिंग के साथ या फिर ईएसटी सीक्वेंसिंग के साथ। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ईएसटी सीक्वेंस है, उसके साथ हम अपनी जो हमारी प्रेडिक्टेड सीक्वेंस है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट की हेल्प से। इसमें भी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब जितनी भी प्रेडिक्शंस हम प्रोग्राम्स की हेल्प से चेक करते हैं ना उनको ह्यूमनली भी हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ह्यूमन क्यूरेटर्स जो होते हैं वो भी उसको वेरीफाई करते हैं। अब जब हम जीन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं उसका हमारे पास ओपन रीडिंग फ्रेम आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने जीन के फंक्शन को डिटरमाइन करना है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसको देखना है, ठीक है। तो वो भी हम कैसे करते हैं? ब्लास्ट की हेल्प से। लेकिन इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? प्रोटीन डाटाबेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हम अपनी सीक्वेंस उसमें डालते हैं और हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये किस प्रोटीन से रिजेंबल करती है, यानी इसका फंक्शन क्या है, इस जीन की प्रोडक्ट कौन सी प्रोटीन है, ठीक है, और उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। अब हमारे पास एक टर्म है जीन ओंटोलॉजी, जिसको हम जीनोम एनोटेशन में स्टडी करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हम जीन फंक्शन की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्योंकि जीन फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ना साइंटिस्ट एक जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती। अब समटाइम क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेम जीन्स हैं, लेकिन वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टर्म यूज़ कर लेंगे। जीन्स सेम है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं, तो वो हर जीन के लिए जो है वो डिफरेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं हर ऑर्गेनिज्म में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जीन्स जो हैं वो सेम है ऑर्गेनिजम्स में। या फिर वो क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें डिफरेंट जीन्स हैं लेकिन उनको सेम टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो जीन फंक्शन को स्टडी करते हुए हमारे सामने आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। वो प्रोसीजर कैसे अचीव किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ जीन ओंटोलॉजी। जीन ओंटोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिस्ट की हेल्प करता है कि वो प्रोटीन्स को एक क्लियर वे में डिस्क्राइब कर सकें और एक जनरल स्टैंडर्ड मेथड हो हमारे पास। अब ये डिफरेंट टाइप से काम करता है। सबसे पहले क्या होता है? हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जीन एंटोलॉजी जो है ना वो टॉप लेवल पे क्या करती है कि प्रोटीन के फंक्शन का ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड करती है।
ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेज है ना, तो उसका ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी कि इसने क्या करना है, ये प्रिकर्सर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हायरार्की नीचे आती जाएगी, डाउन होता जाएगा लेवल, तो प्रोटीन का फंक्शन स्पेसिफिक कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जीन ओंटोलॉजी है वो 3 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस की, जो कि ब्रॉड कैटेगरी है। फिर सेलुलर कंपोनेंट की, कि कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहे हैं। फिर मॉलिक्यूलर फंक्शन की, कि प्रोटीन जो है वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कर रही है। उसके बाद क्या किया जाता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद और इंफॉर्मेशन कैटेगराइजेशन के बाद फिर क्या किया जाता है, वोकैबुलरी बनाई जाती है जो कि स्टैंडर्ड होती है। सेम जीन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो वोकैबुलरी होगी, जो टर्मिनोलॉजीज होंगी वो सेम होंगी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कंपैरिजन ईजी हो जाता है डिफरेंट ग्रुप्स का। अब क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप होता है डाटाबेस सर्च। जियो डाटाबेस है, ठीक है, उसमें हम स्पेसिफिक प्रोटीन को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड प्रोटीन्स कौन सी हैं जिनका फंक्शन इससे रिलेट कर रहा है। इस तरह हम अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल ऑर्गेनिजम्स, अब जीनोम ओंटोलॉजी डाटाबेसेस जो हैं वो डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स के लिए क्रिएट की गई हैं, ठीक है, और ये हमारी हेल्प करती हैं जीनोम एनोटेशन में। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। हमने बात की थी कि जो जीन ओंटोलॉजी है ना वो 3 लेवल्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बायोलॉजिकल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है जो कि बताती है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। यानी ब्रॉड कैटेगरी है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट किया है मेटाबॉलिज्म पे, और मेटाबॉलिज्म को फर्दर रिस्ट्रिक्ट किया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। उसके बाद अगर हम बात करें सेलुलर कंपोनेंट की, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। अब ये आप देखें कि टॉप से स्टार्ट किया है उसमें ब्रॉड है, नीचे आते आते फर्दर क्या हुआ है, हायरार्की लेवल जब डाउन हुआ है तो स्पेसिफिक हो गया है सेलुलर कंपोनेंट। इसी तरह मॉलिक्यूलर फंक्शन है, ब्रॉड में क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, फिर ऑक्सीडो रिडक्टेस एक्टिविटी है, उसको फर्दर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया है, स्पेसिफिक किया है, तो हीम कॉपर टर्मिनल ऑक्सीडेज एक्टिविटी है। इसी तरह फर्दर रिस्ट्रिक्ट करते करते एंड पे जो हमारे पास डाउन हायरार्की आई है वो ऑक्सीडो रिडक्टेस एक्टिविटी एक्टिंग ऑन हीम ग्रुप ऑफ डोनर्स, ठीक है। सो बेसिकली जीन ओंटोलॉजी हमें ब्रॉड लेवल से स्पेसिफिक लेवल तक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है।